Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all my students in 12th standard class। मैथमेटिक्स की 12th स्टैंडर्ड क्लास हमारी चल रही है लेक्चर नंबर 7 के साथ। मैं अरसलान वहीद। तो स्टूडेंट लीनियर प्रोग्रामिंग का हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हम किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, हम वो टॉपिक चल रहा है हमारा। तो उसमें लेक्चर नंबर 7 के साथ आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि हाउ टू मिनिमाइज़ द फंक्शन। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने मैक्सिमाइज़ के क्वेश्चन जो है वो देखे थे। तो आज मैंने मिनिमाइज़ का क्वेश्चन चूज़ किया। आपकी 12th स्टैंडर्ड की बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 4 बनता है। एक्सरसाइज जो है 5.3, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका बनता है। तो इसको देख लें। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज करना है इस फंक्शन को, जी फंक्शन को। जी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एफ ऑफ एक्स वाई भी लिखा जा सकता है इसको। जी इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2x प्लस वाई भी लिखा जा सकता है, जैसे मर्जी को नोटेशन दे दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स अंडर द गिवन कंडीशंस, अंडर द गिवन लिमिटेशंस। इनइक्वालिटी को लिमिटेशन से रिप्रेजेंट किया था हमने पिछले लेक्चर्स में। तो चलते हैं इस फंक्शन के मिनिमाइज्ड वैल्यू यानी सबसे छोटी वैल्यू की तरफ चलते हैं। उसके लिए मुझे इन इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इनइक्वालिटीज़ को मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस इनइक्वालिटी को जो है वो ड्रॉ करने लगा हूँ। इसकी एसोसिएटेड लाइन, एसोसिएटेड लाइन जो है वो मैं लिखने लगा हूँ, यानी बाउंड्री लाइन जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी एसोसिएटेड लाइन बनती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का मैंने नाम दे दिया। अब इस लाइन के लिए मुझे दो इंटरसेप्ट चाहिए। एक x इंटरसेप्ट है मेरे पास, x इंटरसेप्ट ऐसा पॉइंट जो कि x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता है, जिसका y कंपोनेंट क्या होता है 0। तो x इंटरसेप्ट, इसके x इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे हम y इज इक्वल टू 0। अगर इसके अंदर y को 0 पुट किया जाए तो दिस इम्प्लाइज दैट डायरेक्टली x की वैल्यू निकलती है x इज इक्वल टू 3। तो एक पॉइंट हमारे सामने आ जाता है, एक पॉइंट x3 y 0 यानी 3,0। इस लाइन का एक पॉइंट हमारे सामने आ गया, इस लाइन नंबर 1 का। सिमिलरली मैं इसका दूसरा इंटरसेप्ट निकालता हूँ, यानी y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट ऐसा पॉइंट होता है जो कि y एक्सिस पे लाई करता है, जिसका x कंपोनेंट क्या होता है 0। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 अगर मैं लाइन नंबर 1 के अंदर पुट करूँ तो y की वैल्यू नज़र आ रही है आपके कि y इज इक्वल टू 3 निकल आएगा। पॉइंट क्या बनेगा 0,3। यहाँ 3,0 बना था क्योंकि x इंटरसेप्ट था, y कंपोनेंट 0 था। यहाँ 0,3 बनेगा क्योंकि y इंटरसेप्ट है, उसका x कंपोनेंट क्या हुआ 0। तो ये दो पॉइंट्स मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इस इनइक्वालिटी को भी जो है वो ग्राफ सॉल्व कर लेता हूँ, इसके भी पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। तो इसकी एसोसिएटेड लाइन लिखते हैं हम। एसोसिएटेड लाइन जो इसकी सबसे पहले बनती है वो है जी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। इसका x इंटरसेप्ट निकालता हूँ मैं, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए मैं पुट करूँगा इसमें y 0, पुट y इज इक्वल टू 0। y को 0 पुट करें, दिस इम्प्लाइज दैट, देखें y अगर 0 हो जाए 7x इज इक्वल टू 35 और x की वैल्यू क्या निकलेगी 7 जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। x इंटरसेप्ट हमारा 5 निकल आया है। अब अगर इसको पॉइंट की शक्ल में लिखें, क्योंकि x इंटरसेप्ट है तो 5,0 यानी इसका y कंपोनेंट क्या कर दें आप 0 कर दें। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट कर देंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर इसके अंदर x को 0 पुट किया जाए 5y इज इक्वल टू 35 और y की वैल्यू क्या निकलेगी 5 जाके डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि y इज इक्वल टू
7 और इस तरह हमारे पास y इंटरसेप्ट जो है वो 7 आया। तो इसको अगर मैं पॉइंट की शक्ल में लिखूं तो ये बनता है 0,7। ले जी, दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम इस लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन का नाम लाइन नंबर 2 मैंने रख दिया। ये दो इनइक्वालिटीज़ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से एक इनइक्वालिटी जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी जो है वो यानी पॉजिटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, और दूसरी जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो हमें इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चलता हूँ, पहले ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं। तो स्टूडेंट, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्केल का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। तो स्केल से मैं ये आपके सामने एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया और ये मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ग्राफ बड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को कैमरा में देखने का प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक्स और वाई एक्सिस मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिए हैं। अपने पॉइंट्स को देख के हम जो है वहाँ ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स के कंपोनेंट्स को देखते हुए, जैसे 5 है और 7, मैक्सिमम बड़ा पॉइंट हमारे पास 5 और 7 आ रहे हैं, तो हम उस हिसाब से स्केलिंग कर सकते हैं। तो 2-2 का गैप हम डाल देते हैं। 2, 4, 6, 8। नेगेटिव हमारे पास कोई नहीं है तो बस हम पॉजिटिव में ही ड्रॉ कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है जी। तो क्योंकि नेगेटिव में हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है तो हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं ग्राफ की नीटनेस के लिए। तो पहली लाइन का पहला पॉइंट मैं पुट करने लगा हूँ। सबसे पहले इस लाइन नंबर 1 का पहला पॉइंट है 3, 0, जिसके अंदर x 3 है और y क्या है 0। 2, 4, तो 3, 0 यहाँ कहीं दरमियान में लाए करेगा। ये है जी 3,0। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट आपको मिल गया। और इसका दूसरा पॉइंट है 0, 3, बिल्कुल उतने ही फासले पे यहाँ पर लाए हो जाएगा। 2, 4, तो यहाँ दरमियान में कहीं लाए करता है 0,3, 0,3। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देने से हमारे पास पहली लाइन जो है वो सामने आ जाती है। मैं आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूँ। स्केल का इस्तेमाल मैं बार बार कहता हूँ कि ज़रूर किया करें। ले जी, ये है जी फर्स्ट लाइन, ये है जी वो फर्स्ट लाइन जो कि हमारे पास बाउंड्री लाइन के नाम से हमारे पास है। ये जी फर्स्ट लाइन हमारी लाइन नंबर 1 जो है वो ड्रॉ हो गई है। तो इस लाइन नंबर 1 को हम नाम भी दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 बोला गया है, और अगर चाहें तो कहीं इसकी इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि सिर्फ और सिर्फ 2 लाइंस हैं तो इतना प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। तो चलते हैं अपनी एसोसिएटेड लाइन नंबर 2 की तरफ। तो ये लाइन नंबर 2 है जिसका पहला पॉइंट है 5, 0, यानी x 5 और y क्या है 0। 2, 4, 6 और 4 के दरमियान 5 लाई करेगा, तो ये पॉइंट है 5,0। अभी इनकी शेडिंग पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं लास्ट में बात करूँगा कि इनमें से कौन सी लाइन टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगी, यानी जो टेस्ट पॉइंट की तरफ जाती है, और कौन सी उससे बाहर जाती है। और ये पॉइंट हमारे पास, सॉरी मैं गलती से लगा दी है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0,7। 2, 4, 6, 8, तो ये बनता है हमारे पास 0,7, यानी 0,7 पॉइंट जो है वो ये बनता है। अब इसको ज्वाइन करने से हमारी दूसरी एसोसिएटेड लाइन यानी दूसरी बाउंड्री लाइन जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो ये हमारे पास दूसरी बाउंड्री लाइन है। इसको मैं ज़्यादा आगे एक्सटेंड नहीं कर रहा क्योंकि आगे ये कहीं इंटरसेक्ट हो ना हो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमने तो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन देखना होता है, और फिजिबल सॉल्यूशन रीजन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाए करता है। इसलिए इससे बाहर लाइंस का क्या बिहेवियर है मैं उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने सिर्फ लाइंस को इतना ड्रॉ किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे उनका सॉल्यूशन जो है वो क्लियरली नज़र आ जाए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास लाइन नंबर 1 थी और ये हमारे पास लाइन नंबर 2 आ गई। तो चलते हैं टेस्ट पॉइंट की तरफ कि क्या इनमें से रेड लाइन टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड करनी है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है वो शेड करनी है। तो पहले इनइक्वालिटी को मैं टेस्ट पॉइंट लगाने लगा हूँ। टेस्ट पॉइंट मैं 0, 0 लेता हूँ हमेशा, सबसे सूटेबल पॉइंट यही है। टेस्ट पॉइंट
0 0। तो टेस्ट पॉइंट पहले इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, यानी x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दोनों की जगह 0 0 पुट करते हैं। 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फॉल्स आ रहा है, पहली दफ़ा ये कंडीशन सामने आई है, क्योंकि पिछले हमने जितने भी सवाल किए हैं सब में ट्रू आता था। तो स्टूडेंट कहते थे कि सर कभी फॉल्स भी आएगा या नहीं आएगा। लें जी, 0 ना 3 के बराबर होता है ना 3 से ग्रेटर होता है। दिस इज़ फॉल्स कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन के अंदर हमने टेस्ट पॉइंट जो है वो ओरिजिन को रखा था, लेकिन रेड लाइन अब टूवर्ड्स ओरिजिन शेड नहीं होगी, क्योंकि ये पॉइंट उसके सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन रीजन या तो ऊपर वाला हिस्सा होता या नीचे वाला होता। चूंकि नीचे वाले हिस्से में से हमने कोई पॉइंट उठा के टेस्ट किया, वो फेल हो गया। इसका मतलब कि इस लाइन से नीचे वाला पोर्शन इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं हो सकता, इस लाइन से ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सॉल्यूशन रीजन होगा। तो इससे ऊपर वाला यानी इससे अवे फ्रॉम द ओरिजिन हम शेड करेंगे। शेडिंग हम लास्ट में करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपनी दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ। इसके ऊपर भी मैं टेस्ट पॉइंट अप्लाई करने लगा हूँ। टेस्ट पॉइंट, इसके लिए भी हम टेस्ट पॉइंट क्या लेते हैं, 0 0। टेस्ट पॉइंट हम इसके लिए भी 0 0 जो है वो लेते हैं और इसके अंदर पुट करके देखते हैं इनइक्वालिटी क्या है। 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35। तो x और y की जगह अगर हम 0 0 पुट करें तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 35 विच इज़ ट्रू, यानी 0 35 के बराबर तो नहीं होता लेकिन लेस तो होता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एट अ टाइम एक कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो ये ट्रू है। अब इसका क्या मतलब है, ट्रू होने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास लाइन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन रीजन या तो इससे नीचे वाला हाफ प्लेन होता या इससे ऊपर वाला। तो हमने इसके नीचे वाले पोर्शन में से एक पॉइंट जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, हमने पुट किया टेस्ट के तौर पे कि ये अगर इसका रीजन होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, अगर ये सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो उसने ट्रू किया, सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक लाइन से नीचे की तरफ का जो पोर्शन है वो शेड होगा। मैं फिर रिकॉल करवा दूं इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को कि ये बाउंड्रीज़ हैं हमारी। एक बाउंड्री ये है और दूसरी बाउंड्री हमारी ये है। अब जो भी करना है हमने इसके अंदर रह के करना है, क्योंकि y एक्सिस से पीछे x नेगेटिव होता है। y एक्सिस से पीछे आप नहीं जा सकते क्योंकि x नेगेटिव नहीं है, ये देखें। और x एक्सिस से नीचे y नेगेटिव होता है और आप नेगेटिव y की तरफ नहीं जा सकते। देख लें, उसने कहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब है ये लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, ये लाइन भी यूज़ कर सकते हैं शेडिंग में, लेकिन ना इससे नीचे जा सकते हैं ना इससे पीछे जा सकते हैं। अब रेड लाइन कहती थी अवे जाना है, तो इसका मतलब ये सारा पोर्शन शेड होता है, लेकिन यहाँ से भी बाउंड्री बन गई, ये भी बाउंड्री। अब इसका मतलब फाइनल जो शेडिंग एरिया बनता है वो कुछ ये बनता है। बस ये जी शेडिंग एरिया है, ये हमारा फिजिबल रीजन है। और इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हमें चाहिए। कॉर्नर पॉइंट की तरफ हम क्यों भागते हैं, सिर्फ और सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्योरम की बिना पर, कि लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्योरम ने कहा था कि आप जिस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के पीछे भाग रहे हैं वो वैल्यू आपको इस पूरे फिजिबल रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिल सकती है। और हर थ्योरम एक वैलिड जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, एक टेस्टेड इंफॉर्मेशन होती है। किसी भी ऑब्जर्वेशन के बाद उसके ऊपर टेस्ट करके वो स्टेटमेंट दी जाती है। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमारी बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और वो उस फिजिबल रीजन का कॉर्नर भी बनता हो। ये कॉर्नर इसलिए बना क्योंकि ये भी बाउंड्री लाइन थी, ये भी बाउंड्री लाइन थी, और ये कॉर्नर इसलिए बना, ये भी बाउंड्री लाइन, ये y एक्सिस भी बाउंड्री लाइन थी। और ये कॉर्नर इसलिए बने क्योंकि ये x एक्सिस भी बाउंड्री लाइन थी और ये दोनों भी बाउंड्री लाइन थी। इनके नाम हम रख लेते हैं A, B, C एंड D। तो हम बस इन 4 के ऊपर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, बजाय इसके कि हम इस पूरे रीजन के हर पॉइंट पे चेक करें। लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्योरम ने हमारी हेल्प कर दी। उसने कहा आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहते हैं तो वो आपको बस इन्हीं 4 पॉइंट्स पे यानी कॉर्नर पॉइंट्स में से किसी पे मिल जाएगी। तो बजाय इसके कि हम सारे पॉइंट्स को चेक करें, हम इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चेक कर लेंगे।
तो इसकी मिनिमम वैल्यूज़ के लिए मैं कॉर्नर पॉइंट्स लिखने लगा हूँ यहाँ पे। तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए मेरे पास जगह कम है, तो मैं इस हिस्से को रिमूव करने लगा हूँ टेस्ट पॉइंट वाले को। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आपका पूरा लेक्चर जो है वो आपके पास नोट हो जाए। तो अब मैं इस हिस्से को रिमूव करके यहाँ पर मैं कॉर्नर पॉइंट्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो लिखने लगा हूँ कि कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और इत्तेफाक से आज हमारे पास एक अच्छी बात ये है कि हमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट कैलकुलेट करके निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आज नॉन है। तो हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स आर कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं जी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं जी 4। ए जिसके कंपोनेंट्स हैं 0, 7, बी जिसके कंपोनेंट्स हैं 0, 3, सी जिसके कंपोनेंट्स हैं 3, 0 और डी जिसके कंपोनेंट्स हैं हमारे पास 5, 0। तो स्टूडेंट्स हमने इन चारों पॉइंट्स को बारी बारी उठा के ओरिजिनल फंक्शन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, फंक्शन विच इज़ गिवन टू फॉर मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हम बारी बारी इन चारों पॉइंट्स को इस ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। पॉइंट पुट करने का मतलब है x की जगह x की कंपोनेंट और y की जगह y। जिस पॉइंट के ऊपर सबसे कम वैल्यू आएगी तो वो हमारा पॉइंट जो है वो हमारा सोल्यूशन होगा कि मिनिमम वैल्यू इनमें से किस पॉइंट पे आ रही है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए पुट करने लगा हूँ। नोटेशन कैसे लिखेंगे, z, क्योंकि फंक्शन z है तो z लिख सकते हैं, z एट पॉइंट ए पॉइंट क्या है 0, 7। तो z को मैं a पॉइंट पे कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो z क्या निकलेगा, चले मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। तो z इज इक्वल टू 2x, x की जगह पुट करना है 0, 2 × 0 प्लस y की जगह 7, यानी ये पॉइंट उठा के इधर पुट करना है। तो देखते हैं वैल्यू क्या बनती है। वैल्यू बनती है हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, 7 आंसर आ रहा है। अब मैं दूसरा पॉइंट पुट करता हूँ, बी पॉइंट पुट करता हूँ, z एट पॉइंट अगर ये f of x होता यानी f of x की शक्ल में गिवन होता तो मैं लिखता f of x इज एट पॉइंट a, तो z लिख रहा हूँ मैं, z एट पॉइंट b पॉइंट हमारे पास है 0, 3। तो ये पॉइंट पुट करते हैं z के अंदर और देखते हैं क्या आंसर आता है। सो z इज इक्वल टू 2 × 0, क्योंकि x कंपोनेंट 0 है, 2 × 0 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 3। जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वही हमारा सोल्यूशन जो है बनेगा। तो तीसरा हम चेक करते हैं z एट पॉइंट सी पॉइंट क्या है हमारे पास, सी पॉइंट है 3, 0। सी पॉइंट क्या है 3, 0। तो देखते हैं सी पॉइंट पे क्या वैल्यू निकलती है। सो z इज इक्वल टू, इसके अंदर पुट करने लगा हूँ, 2 × 3 प्लस y की जगह 0 विच इज़ इक्वल टू 6। आखिरी पॉइंट रहता है उसको भी मैं पुट करने लगा हूँ। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास है d, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं z एट पॉइंट d, और d पॉइंट क्या है हमारे पास 5, 0। तो z की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, z इज इक्वल टू 2 × 5, यानी मैं इस फंक्शन में पुट कर रहा हूँ, प्लस 0, तो ये बना हमारे पास 10। अब आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई है। जब मैक्सिमम मांगता है तो बड़ी वैल्यू देखते हैं, मिनिमम मांगेगा तो छोटी वैल्यू देंगे। एक वैल्यू ये आई है, एक ये है, एक ये आई है और एक वैल्यू ये आ। तो सबसे छोटी वैल्यू इस वक्त मेरे ख्याल में हमारे पास जो है वो 3 आ रही है, और ये किस पॉइंट पे आ रही है हमने वो पॉइंट बताना है, 0, 3 यानी बी पॉइंट पे आ रही है। तो आप ये अपने आंसर के अंदर मेंशन करेंगे। तो z हैज़ यानी z फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट बी, और उसके कंपोनेंट भी साथ लिखेंगे। बी पॉइंट क्या है 0, 3। तो स्टूडेंट इस तरह देखा आपने कि फंक्शन मैक्सिमाइज का हो या मिनिमाइज का हो, सोल्यूशन सारा का सारा एक जैसा ही है। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का एक सवाल यानी एक्सरसाइज 5.3 में से जो पहले 6 सवाल हैं, इसमें से एक पार्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर कंसिडर होता है। यहाँ से 100% एक सवाल आएगा। तो ये 6 के 6 पार्ट जो है वो आप प्रैक्टिस कर लें। ये मैंने आपके सामने मिनिमाइज का एक सवाल किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी सवाल भी जो है
आप लोग अच्छी तरह जो है उसको अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम फील होता है आप मुझे बता सकते हैं, मैं क्वेश्चन वो भी आपके सामने जो है क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व कर दूंगा। तो इसके अलावा कोई डेफिनेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर डेफिनेशन पे बात की थी, डेफिनेशन समझ नहीं आती वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर की तरफ हम जाते हैं। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे उनसे मैं कुछ इंशाल्लाह इसके ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव जो हैं वो भी यानी MCQ क्वेश्चन भी वो मैं उनसे शेयर ज़रूर करूँगा। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।